क्या जीनियस पैदा होते हैं या फिर बनाए जाते हैं? ये सवाल हम सबने कभी न कभी जरूर सोचा होगा। अक्सर हमें यही लगता है कि बुद्धिमानी तो एक जन्मजात खूबी है जो या तो आप में है या नहीं है। लेकिन आज हम जिस रिसर्च और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो इस पूरी सोच को एकदम पलट कर रख देगा। सच तो ये है कि इतिहास के सबसे महान दिमागों ने अपने सोचने के तरीके को सचमुच रीवायर किया था। सदियों से हमारे दिमाग में ये बात गहराई तक बैठी हुई है कि इंटेलिजेंस यानी हमारा आईक्यू पूरी तरह से जेनेटिक होता है। मतलब जो आईक्यू बचपन में मिल गया वही जीवन भर साथ रहेगा। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। असलियत यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमारा दिमाग एक मसल की तरह काम करता है। जी हाँ, एक मांसपेशी की तरह। इसे किसी भी उम्र में ट्रेन किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है और इसकी पूरी वायरिंग बदली जा सकती है। तो आज की इस चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहने वाला है। सबसे पहले हम इस फिक्स्ड आईक्यू के बड़े मिथक को तोड़ेंगे। फिर बात करेंगे डीप थिंकिंग और बौद्धिक संघर्ष की। इसके बाद हम राइटिंग और मेंटल मॉडल्स को समझेंगे। फिर जानेंगे मेमोरी और कॉग्निटिव एनर्जी के विज्ञान को, और अंत में देखेंगे कि सही आदतों के जरिए इंटेलिजेंस को असल में कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े मिथक से पर्दा उठाते हैं कि हमारा आईक्यू फिक्स्ड होता है। इतिहास के कुछ पन्ने सच में हैरान कर देने वाले हैं। जरा सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में बहुत स्लो माना जाता था। उनके टीचर्स को लगता था कि उनमें तो कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। चार्ल्स डार्विन एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे जिन्हें चीजों को रटने से सख्त नफरत थी। और थॉमस एडिसन, उन्हें तो स्कूल से ही ये कहकर निकाल दिया गया था कि इस बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं जा सकता। लेकिन कमाल देखिए, इन्हीं लोगों ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। इनके पास कोई जादुई जेनेटिक्स नहीं थे, बल्कि इनके पास कुछ ऐसी आदतें थीं जिन्होंने इन्हें जीनियस लेवल थिंकिंग तक पहुंचाया। अब आते हैं डीप थिंकिंग और उस बौद्धिक संघर्ष पर जो असल में बुद्धिमानी का रास्ता तैयार करता है। हमें अक्सर लगता है ना कि लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहने या कंज्यूम करते रहने से हम स्मार्ट बनते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही कहानी बयां करती है। जब आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी और कैलकुलस की खोज की, तब वो कोई भारी भरकम किताब नहीं पढ़ रहे थे, ना ही लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो बस एक एप्पल गार्डन में अकेले बैठकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोच रहे थे। इसी तरह आइंस्टाइन सिर्फ कागज पर कैलकुलेशन नहीं करते थे, वो कल्पना करते थे। जैसे उन्होंने इमेजिन किया कि अगर वो एक लाइट बीम के साथ भागें तो कैसा महसूस होगा। इसे कहते हैं प्योर इनपुट फ्री थिंकिंग, बिना किसी बाहरी शोर के सिर्फ अपने विचारों के साथ वक्त बिताना। और आपको पता है, इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का विज्ञान काम करता है, जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। जब हम अपने दिमाग को बिना किसी बाहरी इनपुट के सोचने के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, तब ये खास सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्रिएटिविटी और लंबी अवधि की रीजनिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए रोज एक थिंकिंग वॉक लेना, वो भी बिना फोन या म्यूजिक के, दिमाग को तेज करने के लिए बहुत जरूरी है। शुरुआत में बिना फोन के चलना थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लग सकता है, लेकिन सच मानिए यही वो जगह है जहां हमारी इंटेलिजेंस ग्रो करती है। अब एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रोडक्टिव स्ट्रगल। किसी भी मुश्किल सवाल का सीधा जवाब ढूंढने के बजाय खुद से थोड़ा संघर्ष करना बहुत जरूरी है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कुछ भी पढ़ते किताब बंद करके उसे अपनी याददाश्त के आधार पर फिर से लिखने की कोशिश करते थे। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फाइनमैन किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक 5 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करते थे। जहां वो अटक जाते, उन्हें समझ आ जाता कि उनके ज्ञान में कहाँ कमी है। सीधे मदद मांगने से पहले खुद इस तरह का संघर्ष करना आपकी इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, बल्कि उसे बनाने का सबसे सटीक तरीका है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अहम हिस्से की तरफ, राइटिंग और मेंटल मॉडल्स। ये दोनों सोचने के बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। हम में से ज्यादातर लोग चीजों को सिर्फ याद रखने के लिए लिखते हैं, लेकिन इतिहास के महान विचारक सोचने के लिए लिखते थे। लियोनार्डो दा विंची की नोटबुक्स एकदम बिखरी हुई थी। उनमें आधे अधूरे विचार, डायग्राम और ढेरों विरोधाभास भरे पड़े थे। चार्ल्स डार्विन अपनी डायरी में सिर्फ घटनाओं के नोट्स नहीं बनाते थे, बल्कि वहां वो खुद से बहस करते थे। यहाँ तक कि शादी करनी चाहिए या नहीं, इस पर भी उन्होंने लिखकर विचार किया था। प्रिंसटन और यूसीएलए की रिसर्च भी आज ये साबित करती है कि हाथ से लिखना हमारी वैचारिक समझ को बहुत बेहतर बनाता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को धीमा कर चीज़ों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं पर जाने माने इन्वेस्टर चार्ल्स मंगर का एक बहुत ही शानदार विचार आता है।
अ लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स। हाई आईक्यू वाले लोग सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटते, वे सिस्टम्स को समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर दुनिया को समझना। जब दिमाग अलग अलग डोमेन्स में सीखता है तो वो बहुत लचीला हो जाता है। इसे ही ट्रांसफर इंटेलिजेंस कहा जाता है। 90%। ये आंकड़ा बताता है कि ट्रांसफर इंटेलिजेंस असल में कितनी ताकतवर हो सकती है। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू करते वक्त बिल्कुल यही किया था। उन्होंने फिजिक्स के एक मेंटल मॉडल फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने रॉकेट को उसके सबसे बुनियादी हिस्सों में तोड़ा, हर चीज को बिल्कुल शुरुआत से सोचा, और नतीजा, रॉकेट बनाने की लागत 90% तक कम हो गई। इतिहास के बड़े विचारक जैसे अरस्तु और गोएथे भी ऐसे ही पॉलीमैथ्स थे, जो एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय में लागू करने में माहिर थे। चलिए अब बात करते हैं मेमोरी और हमारी दिमागी ऊर्जा की, जो सच में हाई लेवल बुद्धिमत्ता की नींव है। अक्सर हमें लगता है कि याददाश्त और बुद्धिमानी तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सच तो ये है कि बेहतरीन याददाश्त ही इंटेलिजेंस का बेस है। इन महान लोगों की कुछ खास तकनीकें रही हैं, जैसे निकोला टेस्ला, जो मशीनों को कोई चित्र बनाए बिना अपने दिमाग में ही पूरी तरह से विजुअलाइज और टेस्ट कर लेते थे। स्वामी विवेकानंद पूरी की पूरी किताबें एक बार पढ़कर ही याद कर लेते थे। देखिए, ये कोई जादू नहीं था, वे एक्टिव रिकॉल और मेंटल विजुअलाइजेशन का लगातार अभ्यास करते थे। आज की एमआरआई स्टडीज भी दिखाती हैं कि इन तकनीकों का इस्तेमाल करने वालों के ब्रेन कनेक्शंस बहुत घने और कुशल हो जाते हैं। याददाश्त कोई टैलेंट नहीं है, ये एक शानदार स्किल है जिसे हम सब ट्रेन कर सकते हैं। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा मिथक टूटता है। स्कैटर्ड थिंकिंग और प्योर फोकस्ड थिंकिंग के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में ऐसा लगता है कि जो इंसान हमेशा काम में लगा रहता है, हमेशा बिजी रहता है, वो ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चार्ल्स डार्विन दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही प्योर फोकस के साथ काम करते थे। महान गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस अपना सबसे गहरा काम केवल सुबह के समय करते थे और बाकी पूरा दिन आराम करते थे या वॉक पर जाते थे। लगातार स्टिम्युलेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन को डैमेज कर देता है। सच तो ये है कि कुछ घंटों की प्योर फोकस्ड थिंकिंग पूरे दिन की बिखरी हुई सोच से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। इस पूरी प्रोसेस को कॉग्निटिव रिकवरी कहा जाता है। सुनिए, हमारा दिमाग लगातार काम करते रहने से अपग्रेड नहीं होता, बल्कि रिकवरी के दौरान अपग्रेड होता है। अच्छी नींद, सूरज की रोशनी, फिजिकल मूवमेंट और यहाँ तक कि बोरियत का अनुभव करना, ये सब दिमाग को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। बोर होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो अनमोल समय है जब हमारा दिमाग सीखी हुई नई चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा होता है और खुद को अपग्रेड कर रहा होता है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, आदतों के जरिए इंटेलिजेंस को बढ़ाना। चलिए इन सभी विचारों को एक साथ पिरोते हैं। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो 6 बेहद शानदार आदतें सामने आती हैं जो इंटेलिजेंस को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देती हैं। पहला, रोज बिना किसी डिवाइस के थिंकिंग वॉक लेना। दूसरा, मदद मांगने से पहले खुद स्ट्रगल करना। तीसरा, सिर्फ याद रखने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए जर्नल लिखना। चौथा, अलग अलग क्षेत्रों के कॉन्सेप्ट्स को सीखना। पांचवा, सीखी हुई चीजों को बिना नोट्स के रिकॉल करना। और छठा, सबसे जरूरी, दिमाग को भरपूर आराम देना और बोरियत को खुशी खुशी अपनाना। बुद्धिमानी किसी शॉर्टकट से नहीं बल्कि इन व्यवस्थित आदतों से बढ़ती है। और जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके लिए, क्या आज हम जो सोच समझकर आदतें अपना रहे हैं वो आने वाले कल के महान विचारों की नींव रख सकती हैं? इतिहास के सबसे स्मार्ट लोगों ने कभी खुद इंटेलिजेंस के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने ऐसे सिस्टम्स और आदतें बनाई जो उन्हें बेहतर सोचने में मदद करती थीं। शुरुआत हमेशा हमारी आदतों से ही होती है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आईक्यू और बुद्धिमानी को देखने का आपका नजरिया जरूर बदल दिया होगा। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।